हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में गाइस एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं हम, जिसका नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर की सीरीज अगर आपने प्रिसाइजली फॉलो किया होगा तो इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। नंबर 1 पढ़ा था कैपेसिटर होता क्या है। नंबर 2 हमने ये देखा कि एक कैपेसिटर जो कि चार्ज स्टोर करता है उसकी एबिलिटी कैसे हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि वो किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 3 हमने बहुत सारे कैपेसिटर्स को आपस में कंबाइन कर दिया ताकि इसके वैल्यू को हम इनलार्ज कर सके। तरीके 2 थे, सीरीज में और पैरेलल में। अब समय आ गया है कि जब हमें इतना मालूम है कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, उसकी वैल्यू कितनी होगी ये निकालते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। जहां से बोला गया है कि देखिए, एक कैपेसिटर की जब हम बात करेंगे तो कैपेसिटर होता है एक सिस्टम जिसके अंदर 2 कंडक्टर्स लगे होते हैं, राइट। उनके बीचों बीच चार्ज स्टोर होता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये कैपेसिटर है, ठीक है। यहाँ पे एक कंडक्टर यहाँ है और दूसरा कंडक्टर यहाँ है। इनका नाम 1 और 2 दिया गया है। इस 2 को मैं प्रिसाइजली लिख देता हूँ आपके लिए। ओके, अब होने ये वाला है कि कुछ वक्त के बाद अगर आपको एनर्जी स्टोर इसके अंदर निकालना है तो आप कैलकुलेट करने बैठेंगे इन सारी वैल्यूज़ को। अब आप समझिए कि दोनों के दोनों जो कंडक्टर्स हैं, ये दोनों के दोनों कंडक्टर्स अनचार्ज्ड है, यानी कि इनके ऊपर फिलहाल कोई चार्ज नहीं है। और जो ये हमारा कंडक्टर 1 है, इस कंडक्टर 1 को कंडक्टर 2 की मदद से चार्ज किया जा रहा है। शुरू में कंडक्टर 2 पॉजिटिव चार्ज का था। आप इस चीज को कंफ्यूज मत कीजिए कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सिंबलाइज किया गया है। हुआ यूं कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज था धीरे धीरे इस वाले पे इंड्यूस हो गया या इस वाले पे ट्रांसफर हो गया। तो वक्त के साथ जब सारा पॉजिटिव इस पे ट्रांसफर हो जाएगा तो ये नेगेटिव एक्वायर कर लेगा। कहानी कुछ ऐसी ही रहेगी। आगे समझते हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि सपोज द कंडक्टर 1 एंड 2 आर इनिशियली अनचार्ज, जैसे मैंने आपसे बताया। लेट पॉजिटिव चार्ज बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंडक्टर 2 to conductor 1 in very small installments of dq each till conductor 1 gets charge plus q। यानी कि 2 से आपने पॉजिटिव चार्ज उठा के 1 पे थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर कर देना है और जो उसकी वैल्यू रहेगी वो रहेगी dq, यानी कि dq चार्ज जो है वो धीरे धीरे ट्रांसफर होगा। एकदम से सारा पॉजिटिव q इस पर ट्रांसफर नहीं हो जाएगा। और ये ट्रांसफर जो है तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये पॉजिटिव q एक्वायर ना कर ले, यानी कि कंडक्टर 1 जो है पॉजिटिव q एक्वायर ना कर ले, राइट। ये बात आप समझ गए। बाई चार्ज कंजर्वेशन कंडक्टर 2 वुड एक्वायर अ चार्ज ऑफ नेगेटिव। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग अगर इसने पॉजिटिव एक्वायर कर लिया तो जाहिर सी बात है इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। एट एवरी स्टेज ऑफ चार्जिंग कंडक्टर 1 इज एट हायर पोटेंशियल देन कंडक्टर 2। अब एक बात को समझिए, हर एक उस स्टेज को इमेजिन कीजिए जब DQ चार्ज यहां से उठ के इस तरफ आ रहा था। चाहे इंस्टेंस 1 हो, 2 हो, 3 हो, जब तक ये इंस्टॉलमेंट में DQ का ट्रांसफर इस वाले कंडक्टर के ऊपर हो रहा था, इस वाले की जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा रही होगी, क्योंकि ट्रांसफर हमेशा हायर से लोअर होता है। अब क्या मतलब है इसका, मैं आपको समझाता हूँ। शुरू में ये जाहिर सी बात है पॉजिटिव Q वाला था। अब इसकी वैल्यू लेट सपोज मान लीजिए 20 कूलम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, ये है प्लस का 20 कूलम। और प्लस के 20 कूलम से मान लीजिए कि 1 कूलम का चार्ज इधर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये ट्रांसफर तब तक चलता रहेगा जब तक ये हायर पोटेंशियल पे ना रहे। मान लीजिए कि ये 20 जो है पहले ट्रांसफर करता है, फिर ये 19 हो जाता है, फिर 18, फिर 16, 17, ऐसे करके धीरे धीरे जब इसकी वैल्यू 9 पे आ जाएगी तब इधर से ट्रांसफर बंद हो जाएगा, क्योंकि ये उस वक्त 11 पे होगा, राइट। तो इस बात को आपने समझ लिया। अब हम आगे कहानी समझते हैं। एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज सपोज चार्ज ऑन कंडक्टर 1 इज प्लस Q एंड चार्ज ऑन कंडक्टर 2 इज माइनस Q। अब कोई एक इंटरमीडिएट यानी बीच वाला स्टेज समझिए। मान लीजिए जब मैं आपसे एग्जांपल में समझा रहा था कि इस वक्त जब 9Q हो जाएगा इस वाले कंडक्टर पे और इस पे प्लस का 11Q, तो ट्रांसफर बंद हो जाएगा। तो जब ये 9Q है, अभी भी इसके पास प्लस 9 बचा हुआ है और इसके पास 11 चला गया, तो ओवरऑल वैल्यू देखी जाएगी तो ये नेगेटिव में चला गया और ये पॉजिटिव में चला गया। समझ गए इस बात को। आइए आगे हम निकालते हैं इसी वैल्यूज को। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज सपोज अ चार्ज ऑन कंडक्टर 1 इज प्लस Q एंड चार्ज ऑन कंडक्टर 2 इज माइनस Q। ऐसे सिचुएशन को अगर आपने इमेजिन कर लिया तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा कंडक्टर 1 और 2 में, ये दो कंडक्टर 1 और 2 है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q/C। समझते हैं कैसे, हमें पता है ना कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाई V, राइट। अब अगर आप यहां से V को इस तरह भेजिएगा और C नीचे आ जाएगा, तो जो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा Q डिवाइडेड बाई C। ये बात हम सबको पता है। और Q चार्ज है, C कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस है। वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। जब वर्क डन की बारी है तो देखिए वर्क डन कैलकुलेट कैसे होगा। अगर हम वर्क के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो वर्क का फॉर्मूला होता है dW, अगर मैं स्मॉल वर्क की बात करूं, इज इक्वल टू, हमारे पास अगर आपको याद हो पोटेंशियल के फॉर्मूले में क्या लिखा गया था वर्क के बारे में। पोटेंशियल का बेसिक मतलब ये होता है, शुरू यहां से करते हैं फिर वर्क पे आएंगे। पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन अपॉन में
चार्ज, राइट। अब यहाँ पे अगर मैंने नीचे लिखा Q, तो यहाँ से मेरे को वर्क निकालना होगा तो मैं लिख लूँगा पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई चार्ज, राइट। और अगर मेरे को डेल्टा W निकालना होगा तो मैं लिख लूँगा यहाँ पे V मल्टीप्लाई बाई डेल्टा Q। समझ गए इस बात को। और V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू हमारे पास है Q/C। तो होगा क्या कि जो dW है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, dW इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाई डेल्टा Q, तो dW लेफ्ट हैंड साइड में अपनी जगह पे रहेगा, V की जगह हम लिख लेंगे Q/C और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे डेल्टा Q। आइए हम पूरे का वर्क डन निकालते हैं, यानी कि जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रही है वो एनर्जी हम टोटल निकालने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। अब अगर हम पूरे वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब इस वाले को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड dW से W बन गया, Q/C में C कांस्टेंट है, C को आपने छोड़ देना है, Q को रख देना है अपनी जगह पे। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से नोटिस कीजिएगा, ये स्टेप नंबर 2 है जहाँ पे हमने लिमिट्स भी सेट कर लिया, यानी शुरू में जो चार्ज है वो 0 सेट था और उसके बाद चार्ज Q पे चला गया। समझ गए इस बात को। उसके बाद हमारे पास ये जो Q/C अपनी जगह पे है, डेल्टा Q अपनी जगह पे है, C को आपने बाहर ले लेना है बिकॉज C कांस्टेंट है यहाँ पे। Q का इंटीग्रेशन Q² 2 हो जाता है, ये बात हम सबको पता है। तो जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये वाला सिंबल और इस वाले की कोई अहमियत रहती नहीं है, इंटीग्रेशन के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। ये हो गया Q² 2, जहाँ से 2 अगेन कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट्स पुट कर लीजिएगा, ये अगेन कैपिटल Q का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो W इज इक्वल्स टू हाफ C Q² डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा वर्क डन आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, वर्क हमेशा एनर्जी की इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, और ये एनर्जी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी, और कैपेसिटेंस में एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, राइट। यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी आपको। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है Q इज इक्वल्स टू CV होता है, ये बात आपको मैंने समझाया बार बार। तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। किस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और कैसे रिप्लेस करेंगे समझिए। इस Q को ना आपने उठा के यहाँ पुट कर देना है। देखिए Q की वैल्यू यहाँ पे डालनी है और यहाँ पे क्या डालोगे आप, CV डालोगे, क्योंकि Q की वैल्यू है CV। यहाँ पे आप पुट करोगे CV, वेयर एज Q² है यहाँ पे, तो ये भी CV² हो जाएगा। ओवरऑल सॉल्व कीजिएगा तो एक C से एक C कट जाएगा, फिर भी यहाँ पे V² और C तो बचेगा, तो आंसर आ जाएगा U के टर्म्स में हाफ C V², राइट। यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब हमें एक और चीज़ पता है, और वो हमें क्या पता है कि अगर मैं CV को ना वापस रिवर्स लिखना चाहूँ तो मैं Q के बराबर लिख सकता हूँ। ये बात पता है ना आपको, CV को मैं अगर रिवर्स लिखना चाहूँ तो मैं Q के बराबर लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख दूँ CV मल्टीप्लाई बाई V, राइट। तो एक CV की जगह तो आ जाएगा Q, और जो मैंने बोला मल्टीप्लाई बाई V उसकी जगह एक V रह जाएगा। आइए मैं इस बात को सरल भाषा में समझाऊँ आपको। मैं इस स्टेप को ना ऐसे चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, हाफ CV, तो एक बार CV क्या बन जाएगा, बन जाएगा Q। तो यहाँ पे पुट कर दिया Q, तो ये Q आपको यहाँ पे दिख गया होगा, और ये जो बचा हुआ V है ये अपनी जगह पे है। तो एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आ गया हाफ Q इंटू में V, राइट। अब इसी तरीके से अगर आपको तीनों फॉर्मूले की समरी देखनी है तो आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए हाफ Q² C, या फिर आप लिख लीजिए हाफ CV², या फिर आप लिख लीजिए हाफ QV। ये मैंने आपको समझा दिया, राइट। अब एक एक चीज़ का मतलब समझ लेते हैं एक बार। Q यहाँ पे चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, V यहाँ पे वोल्ट यानी पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और U जो है यहाँ पे एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको कि हम जूल में लिखेंगे। अच्छा, एक बात का और भी आपको मतलब पता होना चाहिए, जो भी सबकी SI यूनिट है, जैसे कि चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है, पोटेंशियल की वोल्ट होती है और कैपेसिटेंस की फराड होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि जब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच द चार्ज कॉन्फिगरेशन ऑफ द कैपेसिटर इज बिल्ड अप। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता, क्या निर्भर नहीं करता, कि जो पोटेंशियल एनर्जी उस कैपेसिटर में स्टोर है वो इन बातों पे निर्भर नहीं करता कि किस मैनर में चार्ज जो है वहां पे स्टोर हुआ है। जिस भी मैनर में आपने स्टोर करना कर लीजिए, एनर्जी की वैल्यू सेम रहनी है। समझ में आ गई बात। चाहे आप रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में खाएं, चाहे रोटी को एक साथ खा ले, ये फर्क नहीं डालेगा आपकी बॉडी में एनर्जी कितनी स्टोर हुई है। अगर एक रोटी में 10 जूल एनर्जी हो तो 10 ही जूल एनर्जी आपकी बॉडी में जाएगी। तो इस बात को आप शायद समझ गए होंगे। Second point, the potential energy of a charge capacitor can be viewed as stored in the electric field between the plates। अगर आपको ये जानना है कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है, वो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको अगर आपको समझना है तो आप ये समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एनर्जी स्टोर की गई है, राइट। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर लाइज इन द डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अब मैं बात करूं उस कैपेसिटेंस की, तो मैं उसको एक तरीके से डाइइलेक्ट्रिक भी कह सकता हूं, और उसके बीच में जो चीज़ है वो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कुछ बातें हैं, लास्ट में आपके पास वही एंड रिजल्ट का फॉर्मूला समझाया गया। तो कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और यही था हमारा एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।